शुभम सौरभ, माइक ऑफ कीजिए जी अपना। ऋतिक, ओके। जो आज टॉपिक है उस पर थोड़ा सा पहले बात करना जरूरी है। एंड टुडे टॉपिक इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक थोड़ा सा ब्रीफ दिए थे आपको, छोटा सा पिछले क्लास में। आप लोगों का कहाँ है जी? ये वाला है ना? ठीक है, सब नहीं ऑफ करो जी, पीछे के जलाओ सब। जो आज का टॉपिक उठाते हैं वो हम लोग, टॉपिक का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर तो कई तरह के होते हैं, तकरीबन मोस्ट ऑफ ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन अब पहले तो इसकी जरूरत क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सर ऑपरेटर क्या है, तो इट मे बी अ सिंबल एट इट मे बी अ वर्ड, कहीं कहीं पे वर्ड के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन ऑन किस पे, ऑपरेंड्स पे। ठीक है, ऑपरेंड्स जैसे लाइक इफ यू राइट x प्लस वाई, तो यहाँ पे x और y क्या बन जाता है, और यहाँ पे प्लस क्या बन जाता है। ठीक है, आप लिखते हैं 2 + 3, या आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 + 3, तो यहाँ पे x 2 3 ये सब क्या है। ठीक है, और इक्वल और प्लस क्या है। एवरीबॉडी, सब कोई समझ रहा है इसको, कहीं कोई दिक्कत। ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकता है, ऑपरेंड कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड फॉर द इनबिल्ट डेटा टाइप। जो पहले से डेटा टाइप पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, उस डेटा टाइप वैल्यू पे, उस डेटा टाइप वेरिएबल पे, उस डेटा टाइप कांस्टेंट पे वो डायरेक्ट एप्लीकेबल है। नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पाइथन कहता है कि प्लस, जो आपका प्लस आप यूज करते हैं, ये प्लस का मतलब हमने लिख दिया है, पाइथन लिख दिया है, लेकिन ये काम किस पे करेगा। लिख दिया है तो इसका वर्क हम उठाएंगे ना कहीं, इसका काम लेंगे। तो कहता है काम किस पे करेगा, तो कहता है कि पाइथन जो प्री डिफाइंड टर्म्स आपको समझाएगा उस पे ये एप्लीकेबल है। तो पाइथन क्या बता रहा है कि वेरिएबल यूज कीजिए वैल्यू के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए। वैल्यू आपने स्टोर कर लिया है तो वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसने ये भी कहा कि कांस्टेंट पे भी आप डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू चाहे वो कांस्टेंट के रूप में हो चाहे वो वेरिएबल के रूप में हो, वो तो एक डाटा टाइप के द्वारा रेफर किया जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू, हम 2 लिखते हैं, हम चेक करते हैं ना टाइप x, तो क्या बताता है इंट x इज इक्वल टू 2.2 लिखते हैं, टाइप करते हैं x, क्या बताता है फ्लो।
तो इसका मतलब है कि जैसा वैल्यू आ रहा है वैसा उसका टाइप रिकॉग्नाइज हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो कहता है कि जो प्री डिफाइंड टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको पाइथन खुद समझ रहा है, उन पे ये प्लस माइनस लगाइए काम करेगा। जैसे अगर आपने लिख दिया कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और आप लिखते हैं प्रिंट, क्या लिख दीजिएगा, काम कर जाएगा। ठीक है, आप सीधे प्रिंट लिख दीजिए, डायरेक्ट जाके पाइथन में लिख दीजिए प्रिंट 2 + 3, नहीं काम करेगा। क्लियर? ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी ऑपरेटर पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दे आर अप्लीकेबल फॉर द प्री डिफाइंड वैल्यूज, प्री डिफाइंड डेटा टाइप वैल्यूज। ठीक है, वो जितने भी प्री डिफाइंड से बन रहे हैं डेटा वैल्यूज, उन सब पे ये काम करता है। ठीक है, क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है, ओके। उसके लिए मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कि अगर ऐसे काम करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो पाइथन खुद ना समझ रहा है कि x क्या है, इंटीजर है, हम थोड़ी बता रहे हैं, पाइथन समझ जा रहा है। तो जब पाइथन खुद से समझ रहा है, उसका टाइप जस्टिफाई कर रहा है, तो कह रहा है कि प्लस यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या नहीं है एक्स ना दूसरा चीज मैथमेटिक्स वाला हो गया। तो 2p का मतलब होता है 2 × p, समझ गए? 2p आप बोलते हैं, एक्चुअल मतलब होता है। ठीक है, अगर 2p को आप 2p समझ रहे हैं, 2 × p नहीं समझ रहे हैं, तो आप नहीं समझ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, तो 2 × p, तो p का कोई भी वैल्यू दे दीजिए, काम हो जाएगा। हाँ, आप मान लीजिए x बराबर लिख दीजिए 2 × p, आप ऊपर में p इज इक्वल टू 4 कर दीजिए, काम कट जाएगा। ठीक है, खैर एनीवे, लेट्स कम टू दी। हम लोग पाइथन में क्लास बनाना सीखे थे। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं। ओके, क्लास क्या है? क्लास इज ऑल्सो कंटेनर जस्ट लाइक अ वेरिएबल। आपका एक नहीं है, वेरिएबल में हम वैल्यू रखते हैं, क्लास में भी तो हम वैल्यू रखते हैं, क्लास के अंदर भी तो डेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसमें डेटा एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्लियर? बट जो हम क्लास बनाते हैं, जो कि डेटा कंटेन करता है, वो हमारे द्वारा बनाया गया होता है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। क्लास हम ही डिफाइन करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो पाइथन कहता है कि क्लास तो मैं समझता हूं, पर क्लास का डेफिनेशन तो आपने डिफाइन किए हैं, वो मेरे को थोड़ी पता है। तो ये जो वर्ड क्लास है, ये तो मैं समझ रहा हूं, आपको दे रहा हूं कि आप बनाइए, पर आप कैसा बनाए हैं वो तो आपने डिफाइन कर रहा है। इसलिए मैं इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहता हूं। क्या कहता हूं? ठीक है, तो मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए एक रफ स्केचिंग यहां पे हम लेते हैं कि हम एक क्लास टेस्ट बनाते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए कि इंट एक्स का एक डेटा, सॉरी एक एक्स नाम का डेटा है, ऐसा मत समझ ले। क्या है? एक डेटा है। क्लियर? अब हम इसका टेस्ट का 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक p बनाते हैं, और p के थ्रू x में डेटा हम इनपुट कर देते हैं, क्या? 10। क्या कर देते हैं? कैसे करेंगे वो समझाएंगे, वो ऐसे ही रफ समझा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसी टेक्स्ट का हम एक और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके x में हमने भेज दिया। ठीक है, तो ये x जो है, ये थोड़ी अलग है, अलग तो है नहीं, ये तो किसके द्वारा कंटेंट किया गया है? टेस्ट के द्वारा। और टेस्ट का बना ऑब्जेक्ट कौन कौन रहे हैं? तो आप कहिएगा ना कि सर हम ऐसा करते हैं, p के थ्रू जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डाटा इनपुट किया गया और q के थ्रू जो डाटा इनपुट किया गया है, हम दोनों डाटा को क्या करना चाहते हैं? आप ऐसा चाहेंगे ना? तो क्या p q वेरिएबल है? क्या है p और q? ऑब्जेक्ट। अरे
अरे क्लास टेस्ट है और टेस्ट का वेरिएबल p बनाए हैं तो वो तो ऑब्जेक्ट में कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी वैल्यू कंटेन करता है, तो ऑब्जेक्ट अपने अंदर x में 10 रखे हुए हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट q अपने अंदर x में क्या रखे हुए हैं, तो हम तो इसके भी तो जोड़ना चाहेंगे ना। हम चाहेंगे कि तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के साथ ऐड हो जाए और तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए, ऐसा चाहेंगे ना। तो हमको तो ऐसी करने की जरूरत पड़ेगी ना। पाइथन कहता है कि ये हम नहीं समझेंगे, ये हम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस के पहले क्या है p और प्लस के बाद क्या है q, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंतर्गत आता है, इसलिए ये कंसिडरेबल नहीं, यानी यहाँ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। क्योंकि वो डायरेक्ट p को एक वैल्यू ग्रुप में देखना चाह रहा है, क्योंकि वो तो डाटा टाइप का कंसेप्ट जान रहा है। ये p को समझने की कोशिश कर रहा है इंट फ्लोट कैर स्ट्रिंग इस फॉर्म में, लिस्ट इस फॉर्म में, वो तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई ये प्लस काम नहीं कर रहा। पर हम तो समझ रहे हैं इसके अंदर 10 है, दूसरे के अंदर 20 है, तो हम जोड़ना चाहेंगे और जब करें तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए। उसका x इसके x के साथ ऐड हो गया 30 होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये प्लस p और q ऑब्जेक्ट के साथ काम करे, क्लास ऑब्जेक्ट के साथ काम करे, तो इसके डेफिनेशन को दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। यानी हमने तो लिख दिया है, जो काम कर रहा है प्री डिफाइंड पे कर रहा है, इसके लिए आपको प्लस को क्या करना होगा, दोबारा प्रोग्राम में लिखना होगा। तो जो हम प्रोग्राम में लिखेंगे वो पहले से लिखे गए प्लस को क्या करेगा, तो कहता है कि उसको ओवरलोड करेगा। क्या करेगा? ओवरलोड करेगा, उसको हटाएगा, इसको रखेगा, एंड दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोड। क्या सिर्फ प्लस ही कर सकते हैं? कहते नहीं, मोस्ट ऑफ ऑपरेटर आप निकाल सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्लैश व्हाटएवर, ग्रेटर देन लेस देन जो भी है। नहीं, खुद का नहीं बना सकते हैं। जितने ऑपरेटर्स आ रहे हैं उन्हीं को कर सकते हैं, अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने ऑपरेटर्स दिए गए हैं वो खुद ही में सफिशिएंट है। आप दुनिया का सारा काम उस ऑपरेटर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम छूट जाएगा तो फिर तो इस कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो जितना काम आप जितना ऑपरेटर्स ये दे रहा है तकरीबन सारे को ओवरलोड कर सकते हैं। हो सकता है एक दो छूट भी जाए जिसको नहीं कर सकते हैं, कुछ उसका टेक्निकल वजह होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया पहले? ठीक है। मेनली इसको पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ नहीं करना चाहते हैं, वो तो अलाउड है। हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ नहीं करना चाहते हैं, वो तो अलाउड है बाय डिफॉल्ट। उसके लिए ऑपरेटर है, डायरेक्ट यूज कीजिए, कुछ भी आपको नहीं लिखना है। 2 + 3 दीजिए, पाइथन 5 देगा, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू के साथ जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं करने देगा, उसके लिए आपको ऑपरेटर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो जिन जिन ऑपरेटर को आपको जरूरत है उसको दोबारा लिखिए। क्लियर? ठीक, ओके। हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो टेक्निकली 2 तरीके का होता है ऑपरेटर यूजिंग। एक होता है यूनरी और एक होता है बाइनरी। ठीक है, अभी ब्रीफ ही समझा रहे हैं। यूनरी है और दूसरा क्या होता है, बाइनरी। यूनरी में 1 ऑपरेंड 1 ऑपरेटर होता है। ठीक है, लाइक -10, ये क्या है? क्या इसमें हम लोगों ने ऑपरेटर यूज नहीं किया? तो अगर इस कंसेप्ट को कहें तो क्या है, क्या कोई ऑपरेशन होगा? नहीं। लेकिन ये पहले से था। मान लीजिए कि आप पहले से यहाँ पे लिखते हैं x = 12, अब बाद में यहाँ पे लिखते हैं -x, तो क्या हो गया? -12।
तो माइनस ने अपना रोल तो परफॉर्म किया ना, उसने क्या किया, पॉजिटिव को क्या बना दिया। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो यूज है ना, इसको बोलते हैं यूनरी। क्या बोलते हैं, यूनरी। हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में डाले हैं उसका वैल्यू 10, लगा देंगे माइनस पी, तो वो अपने वैल्यू को क्या कर देगा, -10। यही होना चाहिए। जब एक जनरल वेरिएबल का मतलब हो गया कि x बराबर 12 है, माइनस एक्स करेंगे कितना, तो सर -12। तो p में 10 है और माइनस p करेंगे तो उसका 10 कितना हो जाना चाहिए, -10 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जब भी आइएगा आपको ओवरलोड करना पड़ेगा। अभी क्लियर है सब कंसेप्ट, ठीक है। और बाइनरी में नॉर्मली जो ऊपर हम लोग सीखे थे कि x प्लस वाई या 2 प्लस 3, यानी दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। ठीक है, या c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये सब कंसेप्ट जो है किसका है, बाइनरी का। ये सब क्या है, बाइनरी। ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो हम इसको कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑपरेटर होता है एक्सप्रेशन में, उसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक यूनरी के फॉर्म में और दूसरा बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, यूनरी में एक ही ऑपरेंड होता है, एक ही ऑपरेटर होता है। ठीक है, नॉर्मली ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लगता है। ठीक है, और बाइनरी में, ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में क्या रहता है, आपका ऑपरेटर। एवरीबॉडी क्लियर, ओके। बाइनरी में एक से ज्यादा ऑपरेटर नहीं है। हाँ, तो ये तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, लिख दीजिए ना। ठीक है, सही है, a प्लस बी माइनस डी प्लस ई डिवाइड f, दिस इज ऑल्सो बाइनरी। ठीक है, अब इसमें बोर्ड मास लग जाएगा, तो पहले जो सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा उसको देखेगा, उसके दो के अनुसार काम करेगा, फिर एक रिजल्ट आएगा तो उससे बाद जो उसके नीचे वाला होगा उसको देखेगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को लिखना होगा, कुछ इंट्रो देना होगा। वी नो ठीक है, क्या लिखे, पहला लाइन, वी नो ऑपरेटर परफॉर्म्स स्पेशल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज ऑफ प्री डिफाइंड टाइप्स। ठीक है, जो पाइथन ऑब्जर्व कर रहा है उस पे आप आराम से यूज कीजिए। इवन आपने लिस्ट पे भी काम किया था, एक एल बनाई एक एम बनाई, एल प्लस एम लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, हमको कहाँ कुछ लिखना पड़ता है, डायरेक्ट फॉलो कर रहा है उसको, तो कहता है प्री डिफाइंड पे ये काम करेगा, उसी के लिए बनाया गया। ठीक है, we also know that class is the user defined data type। क्या है, user defined data type। ठीक है, we also know that class is the user defined data type। ठीक है, when we create an object of class, then
we can also store value. We can also store value. Store values of a specific type through the object. हर लाइन आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है कि when we create an object, जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, ठीक है, then we can also store values. तो उस ऑब्जेक्ट से भी हमारा पर्पस यही रहता है कि वैल्यू को हम स्टोर किसी खास तरह का इंटीजर करे, फ्लोट करे, व्हाटएवर जो भी है उसके अंदर, तो आप वही करते हैं, ठीक है, थ्रू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बट if we apply the operator to the objects for different kind of operation, then Python generates error. ठीक है, because operator cannot be applied on ठीक है, यूजर डिफाइंड टाइप पे नहीं होगा, इसलिए ऑपरेटर को वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली हम तो समझ रहे हैं कि वैल्यू है, हम तो चाहेंगे कि जोड़े, हम एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू के साथ जोड़े, अगर वो सेम टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है तो, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ऑपरेटर भी हम नहीं जोड़ सकते, अगर x में रवि है, y में 10 है, तो x प्लस वाई करेंगे तो थोड़ी वो वर्केबल होगा। दोनों प्री डिफाइंड टाइप है लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के टाइप सेम होने चाहिए, ठीक है। हम एक ही क्लास का दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइप का वैल्यू रख रहा है, तो हम तो जोड़ना चाहेंगे, आपको जोड़ना चाहिए। तो कहता है कि बाय डिफॉल्ट तो हम उसके लिए बने ही नहीं, हम तो प्री डिफाइंड के लिए बने हैं, उस पर काम करेंगे, यूजर डिफाइंड पे लगाइएगा, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पाइथन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पाइथन provides the facility to use the operator for the objects of the class by using operator overloading mechanism. ठीक है, operator overloading is a process. Overloading provides the facility, ऐसे लिखिए, provides the facility to define
the operation for the specific operator within program within program as a method. किस रूप में? मेथड के रूप में, एज अ मेथड. ठीक है. Operator overloading provides the facility to define the operation for the specific operator within program as a method for the objects. ठीक है. This defined method will override the previous one defined method and hence called operator over. ठीक है. ओके. फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको हमने बताया था. हालांकि ट्रू फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे होता नहीं है. इसमें पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक ही नाम से, ठीक है, कई फंक्शन को बनाना, उसके पैरामीटर अलग अलग. ठीक है. पाइथन कहता है कि चूंकि हम क्या बोलते हैं कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करते हैं. ठीक है. जिसमें डेटा टाइप तो होता है पर डेटा टाइप डिस्क्राइब नहीं होता है. हम कहाँ डाटा टाइप लिखते हैं किसी वेरिएबल का? सीधे वेरिएबल को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं. उस वजह से कहता है कि जो ट्रू फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है या मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो पाइथन के साथ नहीं आता है. मैंने उस समय भी बताया था. लेकिन अगर डिफॉल्ट पैरामीटर का हम इस्तेमाल करें, कंसेप्ट इस्तेमाल करें, तो हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को अचीव कर लेते हैं. याद कीजिए यही लाइन बोला हुआ है. ठीक है. तो हम एक सम बनाए और उसमें लिख दे इंट x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है, और z बराबर 0. तो जब हम 2 भेजेंगे तो 2 के लिए काम करेगा, जब हम 3 भेजेंगे तो 3 के लिए काम करेगा, जब हम 1 भेजेंगे तो, याद आ रहा है, ये क्वेश्चन बताया गया था. ठीक है. तो यानी फंक्शन हम एक ही लिखें लेकिन कंसेप्ट किसका अचीव कर रहा है? फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है. फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है कि प्रोग्राम के अंदर 3 अलग अलग फंक्शन लिखिए लेकिन तीनों का नाम क्या होगा? सेम होगा. लेकिन तीनों के ऑपरेटर क्या होंगे? अलग अलग होंगे. ये जावा में होगा, ये C++ में होगा और लैंग्वेजेस में होंगे, लेकिन ये पाइथन में नहीं होगा. इसलिए क्योंकि पाइथन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करता है. जावा हुआ नहीं करता है, वो एक्सप्लिसिट पे काम करता है. तो पाइथन कहता है कि जब टाइप बाद में डिफाइन होगा तो एक ही फंक्शन लिखिए, उसमें जितना पैरामीटर रखना है रख दीजिए, जितने को यूज नहीं करना है डिफॉल्ट बना दीजिए. ठीक है. जितना आएगा उतना पे काम करेंगे, जो नहीं आएगा वो डिफॉल्टली छोड़ देंगे. नहीं समझे? अरे x y z 2 वैल्यू भेजे, मान लीजिए y और z में आया तो x में तो 0 रह गया ना, तो वो दोनों को जोड़ेगा, 0 भी जोड़ेगा तो रिजल्ट में, तो मेरा काम तो निकल गया फंक्शन ओवरलोडिंग का. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का डायरेक्ट नहीं होता है पाइथन में. यानी कोई कहे कि डायरेक्ट बनाइए तो वो नहीं है. लिखा भी होगा अगर किताब पढ़िएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डिफॉल्ट फंक्शन के रूप में, डिफॉल्ट पैरामीटर के रूप में हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को अचीव कर लेते हैं. आई थिंक ये बात लिखा होगा, मैंने कहीं पे जरूर चर्चा की होगी. अब आप लोग के दिमाग में नहीं चल रहा है. लिखा हुआ है ना? पता नहीं किसमें हम बताए थे, हमको तो याद है.
क्लास ही में हुआ होगा कि नहीं, तो दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए ना, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है ये रिकर्सिव फंक्शन देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये लैम्डा उम्डा फंक्शन जो बताए थे ये सब देखिएगा, ये सब आता है, मॉड्यूल आता है। सर 18 तारीख को वाले में देखिए ना, 18 फरवरी वाले में। अच्छा देख लेते हैं 18 तारीख। ये तो कोड रीयूजेबिलिटी सिंगल इनहेरिटेंस, गार्बेज कलेक्टर ना, इसमें भी नहीं है कहीं दिख रहा। होगा होगा कहीं ना कहीं होगा। ये तो ओवरराइडिंग है। अच्छा खैर 1 मिनट में हम बना देते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन? क्या फीडबैक लेना है? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अठारह में है, रुकिए रुकिए रुकिए, 18 में तो तुमको दिख नहीं रहा है, यही ना 18? 18 में है कि 28 में है जी? कहाँ है इसमें? 18 फरवरी वाले में है सर, फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा 18 फरवरी तो दिख रहा है सामने। अरे ये सेक्शन 28 है, 18 फरवरी देखो वहां कोना में दिख रहा है 18 फरवरी। ये संख्या 18 में लग रहा है तुम बात कर रहे हो। अच्छा कुछ किए होंगे, देखो हम बता देते हैं, याद आ जाएगा तुरंत। 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो क्या किया, 3 पैरामीटर दिए लेकिन 2 भी भेज रहे हैं तब भी काम कर दिया, 3 भी भेज रहे हैं तब भी काम किया। फंक्शन ओवरलोडिंग का भी यही रहा है, कंसेप्ट भी यही कहता है कि नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 1 पे, कभी 4 पे। ऐसा कंसेप्ट अब मिलेगा तो हम इसको कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन वो कहता है कि अगर ट्रूली मेरे को यूज कर रहा है तो अलग अलग डिफाइन होना चाहिए। अब पाइथन कहता है कि अलग अलग डिफाइन करने की हम फैसिलिटी नहीं देंगे, क्या जरूरत है, एक ही आप बनाइए, उसको यूज कर लीजिए ना। इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग डायरेक्ट के फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट के फॉर्म में है। यानी यह इस प्रोग्राम को हम कहें कि ये प्रोग्राम से फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अचीव हो रहा है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। यानी डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम बना दिए तो इससे हमको क्या मिलने लगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मिलने लगा। इसमें कहीं होगा, पढ़ लीजिएगा, बुक बुक रखे हैं, किताब उताब पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग?
ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा छोड़िए, इसको हम लोग करेंगे बाद में, पहले मेन काम पे आते हैं। कहाँ तक थे हम लोग, ये कहाँ से कहाँ भटक गए, यहाँ पे थे। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द ऑपरेटर, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक। ओके, अब कहता है कि कैसे करेंगे, क्या जाके प्लस लिख देंगे, हम कोई क्लास बना रहे हैं और उस क्लास के लिए हमको ऑपरेटर यूज करना है तो क्लास ही में ना लिखेंगे, नहीं, किसके ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो जो ऑपरेटर आप डिफाइन करेंगे, जो मेथड डिफाइन करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, क्लास के अंदर। जैसे आप इनपुट करते थे, शो करते थे, क्लास के अंदर किए हैं ना, वैसे ही वो मेथड, तो क्या लिखेंगे उस मेथड में, कैसे लिखेंगे, जाके प्लस लिख देंगे, तो कहता है नहीं, हर ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड नेम है। क्या है, प्री डिफाइंड नेम है। जैसे प्लस का प्री डिफाइंड नेम है ऐड, ये जो प्लस है ना, यानी हम यूज है ये करेंगे, लेकिन इसको फंक्शन के रूप में, मेथड के रूप में वो समझता है ऐसे। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से माइनस का क्या होता है, उसी तरह से मल्टीप्लाई का क्या होता है, मल, मल, नो मल्ट, ठीक है। और डिवाइड का क्या होता है, डिव। इस तरह से सब का होता है, अब सब हमको याद भी नहीं होगा, हो सकता है। उसी तरह से ग्रेटर देन का क्या होता है, जीटी। ग्रेटर इक्वल का क्या होता है, जीई। लेस देन का क्या होता है, एलटी। लेस देन इक्वल का क्या होता है, एलई। डबल अंडर स्कोर एलई, और फिर इधर भी डबल अंडर स्कोर, ठीक है। और एलई, 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 एलटी, एक्सपोनेंट का क्या होता है सर? ठीक है। और पावर का होता है डबल स्टार। डबल स्टार जो आप लिखते हैं किसके लिए, तो इसको आपको फंक्शन के रूप में इसका नाम हो जाएगा पाव, ठीक है। मॉडुलस के लिए आप क्या लिखते हैं, परसेंट यूज करते हैं ना, इसको लिखेंगे मॉड, एमओडी। कहे जीटी तो दूर, हाँ कौन कौन दुनिया में रहते हो, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं एंड, बोलते हैं ना, तो इसको लिखते हैं एंड, ठीक है। इसको बोलते हैं और, ठीक है। मतलब हमको काम अगर प्लस के लिए करना है तो हमको ये नाम देना होगा, यही नाम से लिखना होगा, यूज करेंगे ये, लेकिन फॉलो अप होगा ये वाला, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। जैसे राइट शिफ्ट है, लेफ्ट, राइट शिफ्ट बताए थे ना, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये वाला राइट शिफ्ट था, वैल्यू को आधा करते जाता है, लेफ्ट शिफ्ट वैल्यू को डबल करते जाता है, तो इसको बोलते हैं आर शिफ्ट। क्या बोलते हैं, आर शिफ्ट। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, सब बताया हुआ है, एल शिफ्ट,
ये बिट पे काम करता है, बताया हुआ है, ये बिट पे काम करता है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आप लिखते हैं, ऐसे और भी है, देख लीजिएगा बुक से, जितने भी ऑपरेटर्स हैं तकरीबन सारे का मिल जाएगा। तो जैसे बिट हम लोग कोई भी नंबर पे काम करते हैं, तो ये तो हम ना समझते हैं कि डेसिमल नंबर है, हमारा कंप्यूटर इंटरनली डेसिमल पे काम करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी पे, बिल्कुल, ठीक है। तो हम उस बाइनरी डिजिट जो हम नंबर दे रहे हैं, उसका जो भी बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटेशन इंटरनली हो रहा है, हम उसमें कुछ चेंज करके, ठीक है, वैल्यू में चेंज चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड और ऑपरेटर, ठीक है। राइट शिफ्ट कहता है कि जो भी वैल्यूज है, उसके जो भी बिट्स है, ठीक है, उसको हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। कहां शिफ्ट करेंगे? राइट टू लेफ्ट, इसलिए राइट शिफ्ट नाम है, राइट टू लेफ्ट। यानी राइट से जितना बिट आप बोलिएगा उतना बिट उठाएंगे और लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन शिफ्टिंग का एक रूल है कि 0 होगा तो 0 ही रहेगा, 1 होगा तो वो भी शिफ्ट के करने के दौरान 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी बिट वही नहीं रहेगा। जब बिट शिफ्ट होता है तो जो ऑफ है वो ऑफ ही रहेगा, लेकिन जो ऑन है वो भी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बिट में किसी भी नंबर को शिफ्ट करेंगे तो उसको आधा कर देगा। क्या कर देगा? 2 बिट करेंगे तो आधा का आधा कर देगा, 3 बिट करेंगे तो आधा का आधा का आधा करता जाएगा। यानी जितने नंबर ऑफ बिट को हम ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, वैल्यू उसी रेशियो में आधा आधा होता चला जाएगा। और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक बिट पे वैल्यू को डबल करेगा, 2 बिट पे डबल का डबल करेगा, 3 बिट पे डबल का डबल का डबल करेगा, ठीक है। और इसी रेशियो में वो आगे बढ़ता जाएगा। इसको झट से चेक करने के लिए किया जा सकता है, आईडी खुला हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए कि x बराबर आपका 12 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं x राइट शिफ्ट 1 बिट, कितना आ गया? 1 बिट शिफ्ट किए तो आधा हो गया, 2 बिट शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। 3 बिट शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, तो 1.5 नहीं आएगा, राउंड में देगा वैल्यू आपको, ठीक है। 4 बिट करेंगे मतलब 0 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? मिनिमम 0 तक। उसी तरीके से अगर x में हम लेफ्ट शिफ्ट करें 1 तो डबल करेगा, 2 बिट करें, 3 बिट करें तो डबल का डबल, जो बोल रहा है वो आ रहा है ना। 1 बिट पे डबल, 2 बिट पे डबल का डबल, 3 बिट पे डबल का डबल का डबल, क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से बिट का इस्तेमाल करके हम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़ाने या घटाने के क्रम में। अगर हाफ हाफ से हमको हमेशा ये करना है, घटाते जाना है, तो ये वाला तरीका सबसे फास्टेस्ट तरीका हो जाएगा, क्योंकि बिट पे ये काम करेगा, ठीक है। तो खैर एनीवे ये बता दिए। अब इसको हम लोगों को यूज करना है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, काम करेंगे। कुछ हम बता देंगे, कुछ आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है।